नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रकरण 2 में रीत ग्रंथकार कवियों के बारे में पढ़ लिया था, रसिक गोविंद तक जो इम्पोर्टेंट कवि थे वो हमने पढ़ लिया था। आज हम प्रकरण 3 शुरू करते हैं रीतिकाल के अन्य कवियों के बारे में। तो कुछ और कवियों के बारे में देखते हैं रीतिकाल के। और प्रकरण 3 जो रीतिकाल के अन्य कवि हैं वो रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवियों का जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की हैं, ये हमने पहले पढ़ चुका था। जो रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की हैं, वो सब हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर इस काल के भीतर हम उन कवियों का उल्लेख करेंगे जिन्होंने रीत ग्रंथ ना लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। मतलब ये कवि रीत ग्रंथ ना लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। ऐसे कवियों में देखते हैं, कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे हैं और कुछ ने क्या किया है, नीति या भक्ति संबंधी पद, और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल रचनाएं की हैं। किसमें? रीतिकाल के जो अन्य कवि हैं प्रकरण 3 में, उसमें हमने जो पहले रीत ग्रंथकार कवियों के बारे में ये सब जो पढ़ा था, उन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की हैं। लेकिन जो हम अब यहाँ रीतकाल के अन्य कवियों में के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट कवि रीतकाल के हैं अन्य कवियों में, उनमें वो कवि जो हैं वो रीत ग्रंथ ना लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखते हैं। इसमें कुछ कवियों ने तो प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने नीति या भक्ति संबंधी, और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। अब जो हमने पहले रीत ग्रंथकार कवियों के बारे में पढ़ा था, अब ये रीतकाल के अन्य कवियों के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उनमें बस फर्क क्या है, किस बात में वो भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भाव, नायिकाओं और जो अलंकार के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत जो पदों की रचना किसने की है, जो पहले हमने रीति ग्रंथकार के कवियों के बारे में पढ़ा था। बस ये कभी रस, भाव, नायिकाओं और अलंकारों का लक्षण कहकर पद की रचना नहीं की है। इसमें क्या है, कुछ तो श्रृंगारी कवि है और कुछ जिन्होंने श्रृंगार रस की फुटकल पद कहे हैं। तो हम देखते हैं रीतिकाल के अन्य कवियों के बारे में। इसमें से हम सबसे पहले देखते हैं सबल सिंह चौहान। देखिए, इसमें कवि तो बहुत हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट कवि मुझे लगते हैं उनको मैं यहाँ पे नोट डाउन की हूँ। उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पेपरों में पूछे गए हैं इन कवियों से क्वेश्चन। तो उन कवियों के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सबल सिंह चौहान के बारे में। सबल सिंह चौहान के बारे में हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि इन्होंने सारे महाभारत की कथा दोहो चौपाइयों में लिखी है। किस में लिखी है? दोहो चौपाइयों में। किसकी कथा? महाभारत की कथा। इनकी जो महाभारत ग्रंथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसका महाभारत ग्रंथ? सबल सिंह चौहान का महाभारत ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है और महाभारत की जो कथा है वो दोहों और चौपाइयों में ही लिखी गई है। महाभारत को इन्होंने संवत 1718 और संवत 1781 के बीच पूरा किया। इन्होंने अपना ग्रंथ जो महाभारत है उसको 1718 और 1781 के बीच पूरा किया। ये 3 पॉइंट इनके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनकी एक पंक्ति जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है, 3 बाण सारथ हुर मारे। क्या है? 3 बाण सारथ हुर मारे, 8 बाण ते अश्व संहारे। सारथ जूझ गिरे मैदान, सारथ जूझ गिरे मैदान, अभिमन्यु वीर चित अनुमाना। तो ये इनकी इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये सबल सिंह के बारे में इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत समझने में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं कौन से कवि हैं। वृंद बहुत ही इम्पॉर्टेंट कवि हैं और इनके बारे में पेपर में पूछे जाते हैं। ये कौन थे? ये मेड़ता जोधपुर के रहने वाले थे और कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के क्या थे? गुरु थे। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो वृंद सतसई है। संवत 1761 में इसमें नीति के 700 दोहे मिले हैं।
किसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बृंद सतसई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बृंद सतसई आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो बृंद सतसई किसकी रचना है? तो बृंद की रचना है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये मेड़ता जोधपुर के रहने वाले थे। और किसके गुरु थे? ये कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। इनका जो प्रमुख ग्रंथ बृंद सतसई है। संवत 1761 क्या है? संवत 1761। बृंद सतसई कब लिखी गई? संवत 1761 में लिखी गई। और बृंद सतसई में क्या है? इसमें नीति के कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा देखते हैं, श्रृंगार शिक्षा इनके एक ग्रंथ है जो संवत 1748 में लिखी गई। और दूसरा ग्रंथ है भाव पंचाशिका नाम की दो ये रस संबंधी पुस्तकें हैं। श्रृंगार शिक्षा और भाव पंचाशिका क्या है? रस संबंधी पुस्तकें हैं। इनकी ख्याति अधिकतर किसके रूप में हुई है? सूक्तिकार के रूप में। किसकी ख्याति? वृंद की ख्याति हमेशा सूक्तिकार के रूप में हुई है। अब देखिए यहाँ वृंद के कुछ दोहे देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भले बुरे सब एक सम जौलो बोलत नाई और जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के नाही। इसमें क्या है कि भला बुरा क्या है? सब एक ही जैसे हैं, कोई बोलता नहीं है। और जो काग पिक है इसमें जो फ़र्क हम जानते हैं कि ये कौवा है कि कोयल है। जब बसंत ऋतु आती है तभी हमें पता चलता है कि ये कौवा है कि पिक है। उससे पहले हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो ये वृंद के बहुत इम्पॉर्टेंट दोहे हैं। और ये इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं वृंद सतसई हैं। श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका इनको सूक्तिकार के रूप में जानते हैं। और ये दो जो रचनाएं हैं उनकी वो रस संबंधी रचनाएं हैं। तो ये वृंद के बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो क्लियर हुआ। आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। आगे है एक कवि बैताल। बैताल के बारे में दो ही इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं कि ये राजा विक्रम शाही के सभा में रहते थे। कौन रहता था? बैताल राजा विक्रम शाही के सभा में रहते थे। और ये रीत मुक्त कवियों के अंतर्गत आते हैं। ये पूछते हैं कि ये कवि किस धारा के कवियों में आते हैं, तो बैताल जो हैं वो रीत मुक्त कवियों के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि है आलम। आलम के बारे में हम देखते हैं कि क्या है इनके बारे में इम्पोर्टेंट लाइनें। तो आलम का शेख से जहान नामक एक पुत्र था। किसका था? आलम का शेख से। शेख कौन थी? इनकी जो पत्नी थी उनका जहान नामक, उनके पुत्र का क्या था? जहान नामक एक पुत्र था। अब इनके जहान नामक पुत्र था। अब इनके बारे में एक क्या था कि आलम कौन थे? वो जाति के क्या थे? ब्राह्मण थे। पर शेख नाम की एक रंगरेजिन के प्रेम में फंसकर पीछे से ये क्या हो गए थे? मुसलमान हो गए थे। शेख जो थी एक मुसलमान थी जिसके प्रेम में फंसकर आलम क्या थे? मुसलमान हो गए थे और उसके साथ विवाह करके रहने लगे थे। और इसी से आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ। ठीक, तो ये इनके बारे में था, आलम के बारे में। और देखिए एक लाइन ये है कि ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। कौन? आलम कौन कहाँ रहते थे? औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम केली, देखिए आलम केली बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं इनकी जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो आलम केल इनकी प्रमुख रचना है। शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार ये क्या बोलते? शुक्ल जी क्या कहते हैं कि आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। ये प्रेमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदयत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ये कौन कहता है? शुक्ल जी कहते हैं आलम के बारे में कि ये रीतबद्ध रचना करने वाले कोई कवि नहीं थे। ये प्रेमोन्नत कवि थे, प्रेम करने वाले कवि थे और अपनी इच्छा के अनुसार वो रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदयत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द है इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। अब आलम के कुछ देखिए पंक्तियां हम देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से और पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए एक पंक्तियां हैं, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामुनी की और जोबन की जोत जगी जोर उमंग है।
ये इनकी एक पंक्तियाँ हैं। और दूसरा है, दाने की न पानी की न आवे सुध खाने की, या गली महबूब की आराम खुश खाना है। देखिए, जब प्रेम होता है किसी से तो उसे ना भूख लगती, ना प्यास लगती है, ना उसे पानी की सुध रहती, किसी चीज़ की सुध नहीं रहती। तो आलम क्या है, वो प्रेमनत्व कवि है, वो प्रेम के बारे में ही हमेशा सोचते हैं। तो ये क्या कहते हैं, आलम की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। और आलम केली इनका इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जो पेपर में पूछा जाता है। और ये पंक्तियाँ कथन भी पूछे जा सकते हैं ऐसे लिख के कि किसके अनुसार है, तो ये शुक्ल जी के अनुसार है। क्लियर हुआ? देखिए, अब आगे कवि गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानते हैं, जो आप सबको पता होगा गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। ये सिखों के कौन से गुरु थे? ये सिखों के महापराक्रमी 10वें गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म संवत 1723 में और मृत्यु संवत 1765 में हुआ था। किसका? गुरु गोविंद सिंह का। 1723 में जन्म हुआ था, 1765 में मृत्यु हुआ था, और सिखों के महापराक्रमी 10वें गुरु थे। अब इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। सुनित प्रकाश, सर्वलोक प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर और चंडी चरित इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चंडी चरित जो है वो पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये किसकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की रचना है। चंडी चरित की रचना पद्धति बड़ी ही ओजस्विनी है। ये पौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा लिखते थे। कौन पौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा लिखता था? तो गुरु गोविंद सिंह पौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा लिखते थे। और चंडी चरित की रचना पद्धति बड़ी ही ओजस्विनी है। देखिए, मैं ये सारे जो राइटर लिख के उनके बारे में जो पॉइंट कर रही हूँ, वो मैं वन लाइनर क्वेश्चन में भी लिखा सकती थी, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक छूट जाता और कुछ हम करा देते। तो इसलिए मुझे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है वो मैं लाइन वाइज करा दी हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम सोचते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो हम इससे अच्छा और भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, एक गुरु गोविंद सिंह की जो पंक्तियां हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं कि निर्जन निरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन की भूप हो, कि दानी महादान हो। ये चंडी चरित की दुर्गा सप्तशती की कथा है। जो पंक्तियां हैं, निर्जन निरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन के भूप हो, कि दानी महादान हो। तो ये गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें थी, उनकी रचनाएं थी, उनका जन्म मृत्यु और इस सिखों के महापराक्रमी 10वें गुरु थे, उनके बारे में ये है। अब देखिए, आगे जो हमारे कवि हैं वो लाल कवि हैं। उनके बारे में हम देखते हैं कि इनका नाम क्या था। इनका नाम गोरेलाल पुरोहित था। किसका नाम गोरेलाल पुरोहित था? तो लाल कवि का नाम गोरेलाल पुरोहित था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले थे। तीसरा पॉइंट है, इन्होंने महाराज छत्रसाल का जीवन चरित्र दोहों और चौपाइयों में लिखा। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रीतकाल कवियों में महाराज छत्रसाल का जीवन चरित्र दोहों और चौपाइयों में लिखा? तो ये लाल कवि हैं जो महाराज छत्रसाल का जीवन परिचय दोहों और चौपाइयों में लिखे हैं। चौथा पॉइंट है छत्र प्रकाश। देखिए, छत्र प्रकाश पेपर में पूछे जाते हैं। छत्र प्रकाश इनकी महत्वपूर्ण रचना है। यह ग्रंथ कौन सा ग्रंथ? छत्र प्रकाश नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ है। कहाँ से प्रकाशित हुआ है? नागरी प्रचारणी सभा से छत्र प्रकाश प्रकाशित हुआ है। अब छत्र प्रकाश में लाल कवि ने किसका वर्णन किया है? तो विंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय के विजय वृत्तांत, उनके उद्योग और पराक्रम आदि बातों का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय के विजय वृत्तांत, उनके उद्योग पराक्रम आदि बातों का वर्णन किसमें किया है? तो छत्र प्रकाश में इन सब बातों का वर्णन किया गया है। आगे इनकी एक रचना है विष्णु विलास, जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें बरियो छंद में नायिका भेद कहा गया है। जिसको बरियो छंद में इन्होंने नायिका भेद कहा गया है। और इसकी एक पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौक चौक सब दिस उठे, सुबह रगन खुमान। क्या है? चौक चौक सब दिस उठे, सुबह रगन खुमान, और अब धौ धावे कौन पर, छत्रसाल बलवान। तो इनकी इंपॉर्टेंट पंक्ति है जो पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं।
आगे देखिए घनानंद के बारे में हम देखते हैं। घनानंद बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं। इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी पंक्तियों के बारे में आपको क्वेश्चन ज़रूर ही देखने को मिल जाता है आपके पेपर में। देखिए ये क्या थे, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। इनका जन्म 1746 में और मृत्यु संवत 1700 किसमें हुआ, 96 ईस्वी में नादर शाही में मारे गए। तो जन्म कहाँ हुआ, 1746, मृत्यु संवत 1796 में, और कहाँ मारे गए, नादर शाही में इनकी मृत्यु हुई, मारे गए थे। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कौन, घनानंद कौन थे, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। इनकी प्रेमिका का नाम सुजान है। इन्होंने सुजान नामक एक वेश्या थी, उसके प्रेम में ये फंस गए थे। इनकी प्रेमिका का नाम पूछा जा सकता है कि सुजान कौन थी, वो घनानंद की प्रेमिका थी। अब घनानंद कौन थे, इन निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव थे। कौन थे, निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव थे। अब इनकी जो एक पंक्ति है जो बहुत ही प्रसिद्ध है कि जमुना के तीर केली कोलाहल भीड़ ऐसी और पावन पुलिन पे पतित परे रही रे। इनकी क्या है, पंक्तियां हैं। पंक्तियां आप नोट डाउन जरूर करते हुए चलिए, पंक्तियां पूछी जाती हैं। आगे क्या है, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरन भरे हैं उठ जान को, और कही गही राखत ही दे दे सम्मान को, और झूठी बतियान को पतियान ते उदास हैं वे के। ये इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो पूछे जा सकते हैं। आपको ये 2 लाइन दे के भी पूछे जा सकते हैं, 1 लाइन में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये पंक्तियां आप नोट डाउन करते हुए चलिए। कहते हैं मरते समय यह कविता इन्होंने अपने रक्त से लिखी। अभी देखिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए और भी हो जाता है कि अभी पूछ सकता है अपने रक्त से, ये कविता दे दिया गया और पूछा गया ये कब लिखा, तो इन्होंने अपने रक्त से लिखी है। किससे लिखी है, रक्त से। कब लिखी है, मरते समय ये पंक्तियाँ इन्होंने लिखी है। किसने, घनानंद ने। अब घनानंद की इम्पॉर्टेंट ग्रंथ के बारे में देखते हैं। सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केलिवल्ली और कृपाकंद, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ये 5 जो हैं इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। सुजान सागर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर पूछा जा सकता है। आगे है कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छतरपुर के राज पुस्तकालय में है। किसका, इन्होंने कृष्ण संबंधी कुछ और भी ग्रंथ लिखे हैं जो कहाँ पे है, छतरपुर के राज पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग वेली, कृपाकंद निबंध, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, प्रेम पत्रिका, रस बसंत आदि जो हैं ये इनके कृष्ण भक्ति संबंधी ग्रंथ हैं जो कहाँ है, छतरपुर के राज पुस्तकालय में है। अब देखते हैं विरह लीला जो है इनकी, कौन सी, विरह लीला ब्रजभाषा में है। पूछा जा सकता है ब्रजभाषा में इनकी कौन सी रचना है। विरह लीला में ये ब्रजभाषा में है, पर जो इसके छंद हैं वो किस में है, फारसी में है। अब इनके बारे में थोड़ा और देखते हैं कि एक वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। कौन, ये कौन है, वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। अब पेपर में भी पूछा जाता है प्रेम का पीर किस कवि को कहा गया है, तो प्रेम का पीर घनानंद को कहा गया है, और उसी की वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है प्रेम का पीर, और श्रृंगार रस के प्रधान कवि हैं। इनकी कुछ पंक्तियां और देखते हैं कि रीझ सुजान सची पटरानी, और बची बुद्धि बापुरी है करी दासी। दूसरी पंक्तियां हैं, ये तो पहली हो गई, दूसरी है उजरस बसी है हमारी अखियानी देखो, और सुबह सुदेश जहाँ राम रे बसंत हो। ये दूसरा है। और तीसरा इनका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये पेपर में कई बार नेट वेट के पेपर में पूछे गए हैं कि अति सुधो सने को मारग है, और जहाँ नैकु सयानब बांक नहीं, तुम कौन सी पाती पढ़े हो लला, और मन लेहूँ पे देहूँ छटाक नहीं। ये 2 जो हैं इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, ये पेपर में कई बार पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इनके आगे कुछ पंक्तियाँ और हैं कि अंतर में बासी पै प्रपासी कैसो अंतर है, और मेरी न सुनत दया अपनियो न करो। और पंक्तियाँ इनकी देखिए,
पर कारज देह को धरी फिरो, और परजुन्य जठारत है दर्शो, और निधि नीर सुधा के समान करो, सबही विध सुंदरता सरसो। ये इनकी इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बुक से दिखा दे रही हूँ। देखिए, ये पंक्तियाँ यहाँ से हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं ये और ये। पर कारज देह को धारे फिरो, परजन जदारत है दरसो, और निधि नीर सुधा के समान करो, सबही विध सुंदरता सरसो। ये इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। और घनानंद के ये दो सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं। ये क्या हैं ये दोनों? ये दोनों सवैये हैं किसके? घनानंद के। तो आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इन पंक्तियों का। और दूसरा क्या था हमने पढ़ाया था? अति सूधो सने को मार्ग है, जहाँ नय कुसयाना बाक नहीं, और तहाँ साँचे चले तजी अपनपो, और झिझके कपटी जो निष्ठाक नहीं। और आगे ये घनानंद के ये यहाँ से यहाँ तक इनकी इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इत इक ते दूसरों आँक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। तो आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है एक लाइन, लेकिन ये वाला लाइन पूछा गया है तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए कि ये वाला लाइन पूछा गया है। तो आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये घनानंद की इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। अब देखिए जो हमारे अगले कवि हैं रसनिधि, इनके बारे में देखते हैं कि इनका नाम पृथ्वी सिंह था और ये दतिया के एक जमींदार थे। कहाँ के? दतिया के। इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया। अब रतन हजारा किसकी है? तो रसनिधि की है। और किसके अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहों का ग्रंथ बनाया? तो बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहों का ग्रंथ बनाया। ये एक श्रृंगार रस के कवि थे। रसनिधि कौन थे? श्रृंगार रस के कवि थे। रतन हजारा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बिहारी सतसई के अनुकरण पर इन्होंने बनाई। इनकी कुछ पंक्तियां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अद्भुत गति यही प्रेम की, और बहनन कही ना जाए। ये इनकी इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं महाराज विश्वनाथ सिंह के बारे में। तो महाराज विश्वनाथ सिंह के बारे में हम इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं जो पेपर में कई बार पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अष्टयाम आहिक और आनंद रघुनंदन नाटक। आनंद जो रघुनंदन नाटक है इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आए हुए हैं। आगे है ककहरा, ध्यान मंजरी, विनय पत्रिका की टीका, कबीर बीजक की टीका, आनंद रामायण, ध्रुवाष्टक और संगीत रघुनंदन। ये कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। ये मेन इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो पेपर में आ सकते हैं। आनंद रघुनंदन नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक कहा है। एक लाइन और याद करने की जरूरत है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी के किस नाटक को प्रथम नाटक कहा है? तो वो कौन सी नाटक थी? आनंद रघुनंदन नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक कहा है। और आनंद रघुनंदन महाराज विश्वनाथ सिंह की रचना है। और आनंद रघुनंदन क्या है? ब्रजभाषा गद्य में इनकी रचना हुई है, लिखी गई है। कौन सी? आनंद रघुनंदन। देखिए, ये महाराजा विश्वनाथ सिंह की जो मेन इम्पॉर्टेंट रचनाएं थी वो मैंने आपको नोट डाउन कराया है। लेकिन आपको अगर इनकी पूरी रचनाओं को एक बार देखना है तो आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में देखने के लिए। तो आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनकी पूरी रचनाएं आप लिख सकते हैं। और मैंने जो लिखवाया मुझे इम्पॉर्टेंट रचनाएं जो थी वो हमने लिखवाया, लेकिन आप बुक से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हैं जोधराज कवि। जोधराज कवि के बारे में जानते हैं कि ये हमीर रासो नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य संवत 1875 में लिखा। हमीर रासो किसका है? जोधराज का है। और इसको कब लिखा गया? संवत 1875 में। और ये क्या है? एक बड़ा प्रबंध काव्य है। और किसने लिखा? जोधराज ने लिखा। इस रचना में इन्होंने रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव का चरित्र वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति का वर्णन किया है। किसमें? हमीर रासों में रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर जो महाराज हमीर देव के चरित्र का वर्णन हुआ है। किसमें? वीरगाथा के रूप में। और छप्पय पद्धति का इनका वर्णन हुआ है। आगे श्री हरि जी के बारे में जानते हैं। श्री हरि जी ये कौन थे? ये श्री हित हरिवंश जी की शिष्य परंपरा के बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कला कुशल कवि थे। कौन? श्री हरि जी हित हरिवंश जी की शिष्य परंपरा में आते हैं ये। संवत 1837 में राधा सुधा शतक बनाया।
किसने? राधा सुता शतक रचना किसकी है? श्री हरि जी की है और इसमें 11 दोहे और 103 कवित्त सवैये हैं। ये इंपॉर्टेंट है, राधा सुतक पूछा जा सकता है कि राधा सूता शतक किसकी है, तो श्री हरि जी की है। संवत 1837 में इसकी रचना हुई है और इसमें 11 दोहे और 103 कवित्त सवैये हैं। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट लाइनें थी। आगे हैं गुमान मिश्र के बारे में देखते हैं। कृष्ण चंद्रिका और छंद्राटवी जो पिंगल ग्रंथ में लिखा गया, छंद्राटवी क्या है? वो पिंगल ग्रंथ में लिखा गया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, 2 रचनाएं हैं, कृष्ण चंद्रिका और छंद्राटवी। ये पूछा जा सकता है कि छंद्राटवी किस ग्रंथ में लिखा गया, तो पिंगल ग्रंथ में, पिंगल भाषा में लिखा गया। आगे है गुमान मिश्र कौन थे? ये रीत मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन से धारा के कवि हैं, तो गुमान मिश्र ये रीत मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने संवत 1800 में श्री हर्षकृत नैषध काव्य का, किसका? श्री हर्षकृत नैषध काव्य का, हर्षकृत का जो ये काव्य था नैषधीय चरित्र, उस काव्य का पदा अनुवाद नाना छंदों में किया है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्री हर्षकृत जो नैषध काव्य है उसका पदानुवाद नाना छंदों में किसने किया, तो गुमान मिश्र ने किया संवत 1880 ईस्वी में। और कृष्ण चंद्रिका छंद्राटवी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे देखते हैं हम सूदन के बारे में। सूदन जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जो पेपर में इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सूदन ये मथुरा के रहने वाले कौन थे? माथुर चौबे थे और इनका पिता का नाम वसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल, देखिए सुजान सिंह और सूरजमल दोनों एक ही नाम है, उनके यहाँ रहते थे। सुजान चरित एक प्रबंध काव्य है और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। सुजान चरित किसका है? सूदन का है। और सूदन कहाँ रहते थे? सुजान सिंह जिसका उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। सूदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह का उपनाम भी पूछा जाता है तो सूरजमल है, ये दोनों एक ही नाम है, यहाँ रहते थे। और सुजान चरित इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो किसमें लिखा गया है? प्रबंध काव्य में। और कुछ लाइनें देखते हैं। इसमें 1802 से लेकर 1810 तक की घटनाओं का वर्णन है। किसमें? सुजान चरित में 1802 से लेकर 1810 तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में 175 कवियों के नाम सूदन ने गिनाए हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, अंडरलाइन करते हुए लिखते हुए आप चलिएगा कि किस ग्रंथ में 175 कवियों के नाम प्रारंभ में ही गिनाए गए हैं, तो सुजान चरित में किसने गिनाया? सूदन ने। सुजान चरित ग्रंथ में 7 जंगों का मतलब क्या है कि 7 युद्धों का वर्णन है किसमें? सुजान चरित में। अब आगे देखते हैं कौन से कवि हैं? ब्रजवासी दास। ब्रजवासी दास के बारे में देखते हैं कि ये वृंदावन के रहने वाले थे। ये वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे और ब्रजविलास प्रबोध चंद्रोदय इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। वैसे तो ब्रजवासी दास का ब्रजविलास बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं, लेकिन एक प्रबोध चंद्रोदय भी इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ब्रजविलास कैसा काव्य है? तो ये प्रबंध काव्य है। और ब्रजविलास में किसका वर्णन किया गया है? ब्रजवासी दास ने ब्रजविलास में किसका वर्णन किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये टॉपिक दे के पूछ लिया जाएगा किससे लिया गया है? ब्रजविलास से। तो ब्रजविलास का वर्ण विषय क्या है? वर्ण विषय भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ब्रजविलास का वर्ण विषय कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन किया गया है ब्रजविलास में, इसका वर्ण विषय है। अब इसकी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ देखते हैं कि थामे कहूँ कि बुद्ध नहीं मेरी और उक्त युक्त सब सूरही केरी। और दूसरी पंक्तियाँ हैं, ऐसे कही श्याम बहरामे और भाव चंद तुहि लाल बुलावे, आओ चंद तुहि लाल बुलाए। इनकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं ब्रजवासी दास की जो पेपर में कई बार आए हुए हैं, पूछे गए हैं आपके, तो ये आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। आगे है बोधा कवि। बोधा कवि के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, प्रसिद्ध है, लेकिन इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं कि ये रीत मुक्त धारा के कवि हैं। बोधा कैसे कवि हैं? रीत मुक्त धारा के कवि हैं। ये राजापुर जिला बांदा के रहने वाले शरयू पारी ब्राह्मण थे। कौन थे? बोधा कौन थे? राजापुर जिला बांदा के रहने वाले शरयू पारी ब्राह्मण थे। इनका नाम बुद्धसेन था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्धसेन किसका नाम था? तो बोधा का नाम बुद्धसेन था, पर महाराज जो हैं इन्हें प्यार से बोधा ही कहते थे। ये इनके बारे में इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं।
शिव सिंह सरोज में इनका जन्म क्या बताया गया, 1804 ईस्वी बताया गया है। किसमें, शिव सिंह सरोज में। और इनकी सुभान सुभान नाम की एक प्रेमिका थी। विरह वारिस, ये सुबान के विरह में ही इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, विरह वारिस नामक पुस्तक इनकी जो बहुत प्रसिद्ध थी। और इसकनामा भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। देखिए बोधा कौन क्या थे, एक बड़े ही रसिक जीव थे, कवि थे। कहते हैं कि पन्ना के दरबार में इनके लिए एक कथा प्रसिद्ध है सुभान के बारे में, कि विरह वारिस उन्होंने किसकी विरह में लिखी। तो कथा के बारे में देखते हैं कि पन्ना के दरबार में सुभान, जिसको सुभान नाम की एक वेश्या थी, जिस पर क्या हुआ, इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें क्या किया, 6 महीने देश निकाला का दंड दे दिया। किसको, बोधा को। अब सुभान के वियोग में 6 महीने उन्होंने बड़े कष्ट से बिताए, और उसी बीच क्या किया इन्होंने, विरह वारिस नामक पुस्तक लिखी। किसके वियोग में, सुभान के, अपनी प्रेमिका सुभान के वियोग में एक पुस्तक लिखकर तैयार की। 6 महीने पीछे जब ये फिर दरबार में लौट कर आए, मतलब 6 महीने बाद जब ये फिर दरबार में लौट कर आए, तब अपने वीरा वारिस के कुछ कविता सुनाए। जो वीरा वारिस में उन्होंने लिखी थी वो कविताएं उन्होंने महाराज को सुनाई। और महाराज प्रसन्न होकर क्या उनको बोले कि आप कुछ मांगो। तो इन्होंने क्या मांगा, तो इन्होंने कहा सुभान अल्लाह। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हो गई। तो ये इनकी कथा है, इनकी प्रेम कथा है जो सुभान के लिए इनकी थी। उनके वियोग में जब महाराज ने उन्हें दरबार से निकाल दिया तो उन्होंने विरह वारिस नामक एक पुस्तक किसके वियोग में, सुभान के वियोग में इन्होंने लिखा। और इसकनामा भी इनकी प्रसिद्ध कविता है। आगे है कृष्णदास कवि। कृष्णदास कौन थे, ये मिर्जापुर के रहने वाले कृष्ण भक्त हैं। और संवत 1853 में माधुर्य लहरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, पूछी जाती हैं कि माधुर्य लहरी किसकी है, तो कृष्णदास की है। और इसमें 420 पृष्ठों में बनाई, माधुर्य लहरी जो पुस्तक है वो 420 पृष्ठों में बनाई गई पुस्तक है कृष्णदास द्वारा। आगे हैं ठाकुर। ठाकुर के बारे में देखते हैं। ठाकुर कौन थे, ये रीत मुक्त धारा के कवि हैं। इस नाम के 3 कवि हैं, जिसमें 2 असनी के ब्रह्मा भट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ थे। ठाकुर नाम के 3 कवि थे, जिसमें 2 कौन थे, असनी के ब्रह्मा भट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ थे। ठाकुर ये रीत मुक्त धारा के कवि हैं। इनकी कुछ पंक्तियां देखते हैं कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, और दान युद्ध जुर्बे में नी कुजे न मुड़के। इनकी इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। और ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक इनकी रचनाएं हैं। लेकिन जो ठाकुर ठसक नाम से श्रीयुत लाला भगवान दास जी ने निकाला है, जो ठाकुर ठसक नाम की जो रचनाएं हैं वो किसने निकाला है, श्रीयुत लाला भगवान दीन जी ने निकाला है। और ठाकुर जो शतक है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और ठाकुर ठसक ये पूछ सकता है कि ठाकुर ठसक किसने निकाला, तो श्रीयुत लाला भगवान दीन जी ने निकाला। आगे है गिरधर दास कवि। इनके बारे में, गिरधर दास के बारे में आपको पता है, पूछा जाता है कि ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता का क्या नाम था, तो गिरधर दास था। ये ब्रजभाषा के बहुत ही पौंड कवि थे। इनका नाम तो बाबू गोपाल चंद्र था। किसका, गिरधर दास का नाम बाबू गोपाल चंद्र था। पर कविता में इन्होंने अपना उपनाम गिरधर दास, गिरधर और गिरधारन रखते थे। बाबू गोपाल चंद्र था किसका नाम, गिरधर दास का, लेकिन कविताओं में वो अपना नाम गिरधर दास, गिरधर, गिरधारन रखते थे। भारतेंदु जी के अनुसार उन्होंने कहा है कि जिन श्री गिरिधास कवि रचे ग्रंथ चालीसा। किसके बारे में कहा है, अपने पिता के बारे में उन्होंने पंक्तियां लिखी हैं कि जिन श्री गिरिधर दास कवि और रचे ग्रंथ चालीसा। ये इनकी पंक्तियां हैं जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। किसके द्वारा लिखी गई, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार। हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुत बाबू ब्रज रतन दास जी ने इनकी कुछ पुस्तकों का उल्लेख किया है। किसने, बाबू ब्रज रतन दास जी ने इनकी कुछ पुस्तकों का उल्लेख किया है। पहला है जरासंधवध महाकाव्य, भारती भूषण जो अलंकार है, भाषा व्याकरण जो पिंगल संबंधी ग्रंथ है, रत्न रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, कृष्णचरित जिसमें 4701 पदों में रचनाएं की गई हैं कृष्णचरित में, नहुष नाटक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नहुष नाटक, मत्स्य कथामृत और गर्ग संहिता
इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। गर्ग संहिता में क्या है कि कृष्ण चरित का दोहे चौपाइयों में बड़ा ग्रंथ है। कौन सा? गर्ग संहिता। भाषा व्याकरण इनका पिंगल संबंधी है। भारती भूषण अलंकार संबंधी है। और कृष्ण चरित में 4701 पदों में रचनाएं की गई हैं। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां देखते हैं। असंगत सिंधु जानिए गर हर पियो, मरे असुर समुदाय, और नैन बान नैनन लगियो, भयो करेजे धाय। ये भारती भूषण से लिया गया इनका इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। आगे के हमारे लास्ट कवि हैं द्विजदेव महाराज मान सिंह। इनके बारे में दो ही चीज़ प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो आज हमारा यहाँ रीतिकाल प्रकरण 3 भी सब कंप्लीट होता है, जो था रीतिकाल के अन्य कवि। जो मुझे इम्पॉर्टेंट कवियों के बारे में इसमें लगा, मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें नोट डाउन कराते हुए मैं चली हूँ। अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे, आधुनिक काल हम शुरू करेंगे, गद्य का विकास। आगे की क्लास में जो हम शुरू करेंगे उसमें हम गद्य का विकास, आधुनिक काल के पूर्व गद्य की जो अवस्थाएं थी उसके बारे में जानेंगे, उसकी क्लास करेंगे। क्लास ऐसे ही आपकी रेगुलर चलती रहेगी। 2-3 दिन बाद क्लास करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ढूंढना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो हमें लगता है कि जो जो हम आपको पढ़ाएं वो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो आगे की क्लास हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।